हाँ देखिए बच्चों, अपने जो बीएससी फाइनल है मॉलिक्यूलर बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपका ये एक पेपर है, उसका पार्ट 5 करते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपको पता ही है, ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट 5 है। पिछली क्लास में अपनों ने जैकब एंड मोनोड के बारे में देखा था कि जैकब और मोनोड ने प्रोकैरियोट्स में जीन नियमन हेतु एक मॉडल दिया। जैकब और मोनोड ने प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन हेतु एक मॉडल दिया जिसका नाम है ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, अब ये ओपेरॉन मॉडल क्या है वो आगे अपने देखेंगे। जीन नियमन के बारे में भी देखेंगे कि जीन नियमन है क्या। इसके बाद में देखिए 1963 में टैनिन ने ये टैनिन नहीं, टेमिन है, टेमिन एक साइंटिस्ट और था, बाल्टीमोर, टेमिन और बाल्टीमोर 1963 में। ये दो साइंटिस्ट हैं, टेमिन और बाल्टीमोर। इन्होंने 1963 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया, यानी आरएनए से किसका निर्माण है, डीएनए का। ठीक, और यह प्रक्रिया कुछ वायरस में चलती है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए निर्देशित डीएनए संश्लेषण होता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं टेमिनिज्म। टेमिनिज्म टेमिनिज्म यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का निर्माण। नॉर्मली डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। अब देखिए आगे खुराना 1970, खुराना 1970 इन्होंने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया। कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया खुराना ने। ठीक है, आगे है चैम्डन, अगला साइंटिस्ट है चैम्डन 1977। चैम्डन 1977 इन्होंने स्प्लिट जीन के बारे में बताया। स्प्लिट जीन के बारे में बताया। चैम्डन ने स्प्लिट जीन के बारे में बताया। स्प्लिट जीन कौन होता है? जो एक्सॉन और इंट्रॉन में डिवाइड हो, एक्सॉन और इंट्रॉन में डिवाइड हो। ठीक, स्प्लिट जीन का मतलब जो एक्सॉन और इंट्रॉन में डिवाइड हो। अब देखिए एक्सॉन वो पार्ट है जिसमें पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की सूचना होती है। ठीक है, और इंट्रॉन वो है जिसमें सूचना नहीं होती। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सॉन वो पार्ट है जिसका कूट लेखन होता है और इंट्रॉन का कूट लेखन नहीं होता। यानी जो कोई भी जीन है वो आपको पता है प्रोटीन बनाता है। और यहाँ पर स्प्लिट जीन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई जीन है,
ठीक, मैंने एक स्ट्रैंड बना दिया है, ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जैसे ए की जगह टी की जगह ए, सी की जगह जी, इस तरीके से मान लीजिए। अब क्या है, ये कोई जीन है मान लीजिए, ये इतना क्या है, कोई जीन है, ठीक। ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया। मैंने पूरा नहीं किया है, आपको पता है कि क्या सीक्वेंस आएगा यहाँ पर दूसरे पर। अब देखिए स्प्लिट जीन क्या है, ये इतना पार्ट मान लीजिए, इस इतने भाग में प्रोटीन निर्माण की सूचना है, तो इसको कहेंगे एक्सोन। इस भाग में नहीं है तो इंट्रोन। तो ये ऐसे एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, ठीक। तो ये जो जीन है ना अपना, ये एक्सोन और इंट्रोन में डिवाइड है। एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, ये अल्टरनेट है। 2 एक्सोन के बीच में इंट्रोन, 2 इंट्रोन के बीच में एक्सोन। तो प्रोटीन जो भी बनेगी या जो भी पॉलीपेप्टाइड बनेगी ना, उसको बनाने की सूचना एक्चुअल में किस में है, एक्सोन में है। यानी एक्सोन का ही आगे कूट लेखन होता है, इंट्रोन का नहीं होता, ठीक है। या प्रोटीन निर्माण में एक्सोन ही भाग लेते हैं, इंट्रोन भाग नहीं लेते। ये आपने पढ़ा है 12वीं क्लास में भी एनसीईआरटी बुक में, जो एचएनआरएनए होता है, एचएनआरएनए, ठीक है, उसमें एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं। और बाद में प्रोसेसिंग होती है और फंक्शनल एमआरएनए या एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्प्लिट जीन, यानी जो जीन एक्सोन व इंट्रोन से बना है या एक्सोन व इंट्रोन में विभेदित है, ठीक है। एक्सोन में प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है, इंट्रोन में नहीं होती। आगे है बारबरा व मैकक्लिंटोक। ये 2 साइंटिस्ट है भी, बारबरा व मैकक्लिंटोक। इन्होंने जंपिंग जीन के बारे में बताया। जंपिंग जीन, बारबरा एंड मैकक्लिंटोक ने जंपिंग जीन के बारे में बताया। और इन्होंने यह जो रिसर्च है वो किस प्लांट पर किया था, यानी ये इन्होंने जो भी बताया उससे संबंधित जो रिसर्च है वो किस प्लांट पर किया था, मक्के पर किया था। तो बारबरा एंड मैकक्लिंटोक ने जंपिंग जीन के बारे में बताया। अब देखिए वर्तमान में अपने ये टर्म यूज़ नहीं करते जंपिंग जीन, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये जीन नहीं है, ये केवल डीएनए सीक्वेंस है या डीएनए खंड है, या डीएनए सीक्वेंस हिंदी में कहते हैं डीएनए अनुक्रम। जो जंपिंग जीन है एक्चुअल में जीन नहीं है, वर्तमान में अपने इनको कुछ और नाम से जानते हैं, ठीक है, ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स। तो बारबरा एवं मैकक्लिंटोक ने मक्का पर कार्य करते हुए जंपिंग जीन के बारे में बताया, ठीक है। ये एक्चुअल में जीन नहीं है, ये केवल क्या है, डीएनए खंड है या डीएनए अनुक्रम है, जिनको वर्तमान में कहते हैं ट्रांसपोजोन्स। ये जो टॉपिक है ना ट्रांसपोजोन्स, ये आपके है, तो तब देखेंगे कि ट्रांसपोजोन्स होते क्या है और उनका जेनेटिक्स में क्या रोल है। आगे देखिए, आगे रॉबर्ट एंड सारप, रॉबर्ट एंड सारप, ये 2 साइंटिस्ट अभी, रॉबर्ट एंड सारप, 1993। इन्होंने स्प्लिट जीन के बारे में बताया, यानी ज़्यादा डिटेल में बताया। स्प्लिट जीन के बारे में तो वैसे चैम्बर्लिन ने बता दिया था, लेकिन थोड़ा और डिटेल में किसने बताया स्प्लिट जीन के बारे में, और अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया, रॉबर्ट एंड सारप ने। और साथ में इन्होंने आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में भी बताया। आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग, देखिए आरएनए प्रोसेसिंग यूकैरियोट से संबंधित है। अभी किससे संबंधित है, यूकैरियोट से। जो यूकैरियोट्स है उनमें आरएनए प्रोसेसिंग होती है। इसमें होता क्या है, डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए, डीएनए का अनुलेखन होगा और क्या बनेगा, एचएनआरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, और ये नॉन फंक्शनल होता है। और फिर होगी प्रोसेसिंग, क्या होगी, प्रोसेसिंग।
हिंदी में कहते हैं संबंधन। क्या कहते हैं? संबंधन। और HNRNA किस में कन्वर्ट हो जाएगा? mRNA में। ये नॉन फंक्शनल है और ये फंक्शनल है। तो HNRNA यानी हाइड्रोजनस न्यूक्लियर RNA से क्या बनना? mRNA बनना, और ये फंक्शनल है भी। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग या संबंधन। अब देखिए होता क्या है, ठीक है, एक तो मतलब इस प्रोसेसिंग में क्या क्या होगा? इस प्रोसेसिंग में 3 चीज़ें होती है। पहला स्प्लाइसिंग, दूसरा कैपिंग और तीसरा टेलिंग। ठीक, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। स्प्लाइसिंग का क्या मतलब है कि जो HNRNA है ना उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है। तो क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सूचना है ना, अनुवांशिक सूचना या जो आगे प्रोटीन निर्माण में या पॉलीपेप्टाइड निर्माण में जो भाग लेता है वो कौन होता है? एक्सॉन होता है, इंट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो क्या होगा कि जो HNRNA है उसमें तो दोनों है, एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है। लेकिन इंट्रॉन आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, इंट्रॉन को हटा दिया जाएगा और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अपना हो गया, अब ये इतना भाग मान लीजिए एक्सॉन है, ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये इतना भाग इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है। तो क्या होगा, जो इंट्रॉन है उनको रिमूव कर दिया जाएगा, बचे क्या? एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये होता है स्प्लाइसिंग। फिर कैपिंग। ठीक है, कैपिंग यानी जो जैसे ये अपना हो गया, स्प्लाइसिंग के बाद में ये बना है, मान लीजिए जो HNRNA है ना, HNRNA सबसे पहले क्या होगी? उसकी स्प्लाइसिंग होगी। ये स्प्लाइसिंग होगी है, मान लीजिए इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी अब इसमें सिर्फ एक्सॉन्स है, ये 5 प्राइम हो गया और ये 3 प्राइम हो गया, स्प्लाइसिंग हो चुकी है। इसमें केवल एक्सॉन्स है क्योंकि इंट्रॉन्स को हटा दिया गया है। अब क्या होगा? कैपिंग। कैपिंग का मतलब ये जो 5 प्राइम एंड है ना, 5 प्राइम एंड, यहाँ पर मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ेगा, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 5 प्राइम एंड पर क्या जुड़ेगा? मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको अपने कहते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कहाँ पर जुड़ेगा? ये जो कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, ये 5 प्राइम पर जुड़ेगा। और 3 प्राइम पर क्या होगी? टेलिंग। 5 प्राइम पर कैपिंग, 3 प्राइम पर टेलिंग। टेलिंग में क्या होगा? पॉलीएडेनिलिक एसिड, पॉलीएडेनिलिक एसिड जुड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 3 प्राइम है, यहाँ पर इस तरह ये जुड़ेगा, ये 3 प्राइम हो गया। तो ये है ना ए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बारी बारी वो न्यूक्लियोटाइड्स आ रही है जिनमें क्षार कौन सा है? एडेनिन है। ठीक है, तो ये ए का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें क्षार कौन सी है? एडेनिन है। ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्षार एडेनिन है, ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्षार एडेनिन है। यानी यहाँ पर सेम न्यूक्लियोटाइड बारी बार रिपीट हो रही है। इसका वैसे नाम क्या हो जाएगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस एक को अपने क्या कहेंगे? क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड कौन सी है? जिसमें कौन सी क्षार है? एडेनिन है। तो नाम क्या होगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, यानी ये एक एडिनो मोनोफॉस्फेट, एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये दूसरी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, इस तरीके से। और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को अपने एक और नाम भी देते हैं, एडेनिलिक एसिड। क्या कहते हैं? एडेनिलिक एसिड। ठीक, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का एक नाम और भी है, एडेनिलिक एसिड। अब यहाँ पर क्योंकि एडेनिलिक एसिड के कई मॉलिक्यूल्स है, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, इस तरह पॉलीएडेनिलिक एसिड। आगे देखिए, ये अपना इतना ही, अभी आगे नया टॉपिक शुरू हो जाता है, जीन अभिव्यक्ति एंड जीन नियमन।
नया टॉपिक है अपना जीन अभिव्यक्ति एवं जीन नियमन, जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन। ठीक, ये अपना टॉपिक अभी अगला। देखिए, जीन अभिव्यक्ति एवं जीन नियमन के बारे में मैं कुछ बातें लिखता हूँ, फिर इसको थोड़ा अपने समझने का प्रयास करेंगे कि जीन अभिव्यक्ति और जीन नियमन का मतलब क्या है। आप भी इन पॉइंट्स पर थोड़ा गौर करना। देखिए, जीन द्वारा किसी उपापचय परिपथ की अभिक्रियाओं के नियंत्रण को जीन नियमन कहते हैं। जीन द्वारा किसी उपापचय परिपथ की अभिक्रियाओं के नियंत्रण को जीन नियमन कहते हैं। जीन द्वारा किसी उपापचय परिपथ की अभिक्रिया के नियंत्रण को, अभिक्रिया या अभिक्रियाओं के नियंत्रण को, ठीक, नियंत्रण को जीन नियमन कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, उसको अपने थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। उपापचय परिपथ जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है। अब आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज है, ठीक, ग्लूकोज की क्रिया एटीपी से होती है और क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यह ग्लाइकोलाइसिस की पहली रिएक्शन है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एक उपापचय परिपथ है और यह ग्लाइकोलाइसिस की पहली रिएक्शन है। ग्लूकोज की क्रिया एटीपी के साथ होगी और बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहां पर एक एंजाइम होता है एक्सोकाइनेज। एक्सोकाइनेज, अभी एक्सोकाइनेज क्या एंजाइम है और एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। और इस प्रोटीन या इस एंजाइम का निर्माण कौन करता है, जीन करता है। अगर मान लीजिए ये जीन है, ये नॉन फंक्शनल हो जाए या इनएक्टिव हो जाए, ये काम करना बंद कर दे, यानी इसमें उत्परिवर्तन हो जाए, जब इसमें उत्परिवर्तन हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा और यह एंजाइम नहीं बनेगा। और जब यह एंजाइम नहीं बनेगा तो अपना जो उपापचय परिपथ है ग्लाइकोलाइसिस है, उसमें जो ये रिएक्शन है यह नहीं होगी। और जब यह रिएक्शन नहीं होगी तो पूरा का पूरा उपापचय परिपथ गड़बड़ा जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो उपापचय परिपथ की जो अभिक्रियाएं है ना, उनको नियंत्रित कौन कर रहा है, यानी यह अभिक्रिया तभी होगी जब यह एंजाइम हो, और यह एंजाइम तभी होगा जब जीन, इससे संबंधित जीन सही तरीके से काम करे। जब इस जीन में गड़बड़ हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगा, तो यह एंजाइम भी काम है, जब इस जीन में गड़बड़ हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगा, तो या तो एंजाइम बनेगा ही नहीं या जो भी बनेगा वो नॉन फंक्शनल होगा, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, यानी उपापचय परिपथ कंप्लीट नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा। एक बात ये रही। आगे देखिए, जीन नियमन की परिभाषा मैंने लिख दी है। जीन द्वारा किसी उपापचय परिपथ की अभिक्रिया के नियंत्रण को जीन नियमन कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस में तो बहुत सारी रिएक्शन होती है, कम से कम 10 रिएक्शन होती है कि ग्लूकोज से आगे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है। ठीक, इस तरीके से आपको पता है कि 10 रिएक्शन हो गए, अंत में जाकर पायरुविक अम्ल बनेगा। ठीक, तो 10 रिएक्शन है, तो यानी 10 एंजाइम्स है, और 10 एंजाइम से मतलब अपने कितने जीन्स कह सकते हैं, 10 जीन्स कह रहे हैं। ठीक है, यानी इस उपापचय परिपथ को कितने जीन्स नियंत्रित कर रहे हैं, अपने सिंपल समझे तो 10 जीन्स है। ठीक, मानकर चल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक रिएक्शन से संबंधित एक एंजाइम है और प्रत्येक एंजाइम से संबंधित एक जीन है। ये नॉर्मल अपने समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर
डीप अपने कभी बाद में देखेंगे, लेकिन अपने नॉर्मली समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक रिएक्शन से संबंधित कोई एंजाइम है और प्रत्येक एंजाइम का निर्माण मान लीजिए कोई एक जीन कर रहा है, तो यहाँ पर 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस है, यानी 10 एंजाइम हो गए, क्योंकि प्रत्येक बायोकेमिकल रिएक्शन को कोई ना कोई एंजाइम उत्प्रेरित करेगा, तो उनसे संबंधित जीन भी कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 जीन है। अब किसी भी जीन में गड़बड़ होगी ना, तो उससे संबंधित एंजाइम नहीं बनेगा और फिर वो रिएक्शन भी नहीं होगी, जो भी वो रिएक्शन मतलब जो एंजाइम उत्प्रेरित कर रहा है। तो इस तरीके से अपने इसको समझ सकते हैं। जीन नियमन और भी मतलब गहरा है, ये तो एक मतलब पहलू है जीन नियमन का, अपने सिर्फ इसकी एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो जीन नियमन में ही आती है, उदाहरण भी देखेंगे अपने। ठीक है, अपने ने सिर्फ यहाँ पर जीन नियमन को परिभाषित किया है सिंपल वर्ड में। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीन नियमन से ही संबंधित है, वो भी अपने देखेंगे। ठीक है, चलो मैं अभी उदाहरण दे दूँ आपको, एक उदाहरण जैसे आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो क्या स्रावित करती है अभी? GH, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी जो सेल्स है उनमें क्या बनता है? ग्रोथ हार्मोन। इसी प्रकार जो पेंक्रियाज है, यह भी एक ग्लैंड ही है, यह क्या बनाती है? इंसुलिन। क्या बनाती है? इंसुलिन। जो अग्नाशय है वो क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इंसुलिन नहीं बनाती, ओनली ग्रोथ हार्मोन बनाती है, इसके अलावा वो कुछ और हार्मोन से भी बनाती है। ठीक है, ठीक, पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन बनाती है और कुछ और हार्मोन बनाती है, इंसुलिन नहीं बनाती। पेंक्रियाज ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाती, यह क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है। अब देखिए, आपको पता है कि मानव मल्टीसेलुलर है, लेकिन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है? आपको पता है अपने जीवन की शुरुआत किससे होती है? जायगोट से होती है, और इसी में समसूत्री विभाजन होते रहते हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो यानी अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? जायगोट से हुई है, और इस जायगोट में अनेक बार समसूत्री विभाजन होंगे जिससे बहुकोशिकीय जीव बनेगा। तो कहने का मतलब है कि सभी कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से क्या है? समान है। जो डीएनए मटेरियल इसमें है या जो जीन्स इसमें है सेम इसमें है, लेकिन इन दोनों का काम क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जो डीएनए इसमें है ना, जितने भी जीन्स इसमें है वही इसमें है, कोई अंतर नहीं है। जेनेटिकली दोनों सेल आनुवंशिक रूप से दोनों कोशिकाएं सेम है, लेकिन अंतर कहाँ पर हो गया कि जो जीन्स इसमें एक्टिव है ना, वो जीन्स इसमें एक्टिव नहीं है, और जो जीन्स यहाँ पर एक्टिव है वो इसमें नहीं है। जीन्स दोनों में सेम है, जो जीन यहाँ पर है वही यहाँ पर है। ठीक, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में कौन से जीन एक्टिव है वो अलग अलग होंगे, उनमें अंतर होगा। जो जीन्स यहाँ पर एक्टिव है वो यहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे, और जो यहाँ पर एक्टिव है वो यहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे। कुछ जीन्स ऐसे भी होंगे जो दोनों में एक्टिव है, ठीक, और कुछ जीन्स ऐसे होंगे जो दोनों में एक्टिव नहीं होते कभी भी, वो किसी अन्य प्रकार की ग्लैंड में या अन्य प्रकार की कोशिकाओं में एक्टिव होते हैं। तो ये भी जीन रेगुलेशन में ही आता है। यानी अपनी जो ग्लैंड्स है, कई तरह की ग्लैंड्स हैं और सभी ग्लैंड्स का काम क्या है? अलग अलग है। ठीक, लेकिन देखिए ग्लैंड्स कोशिकाओं की बनी है और हमारे अंदर सभी कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से क्या है? समान है, लेकिन फिर भी देखिए काम उनका अलग अलग हो गया। ठीक, कोशिकाएं सभी कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से समान है, लेकिन जो पेंक्रियाज से संबंधित जो सेल्स है उनका काम अलग है, और यहाँ पर जो सेल्स है उनका काम अलग है। क्यों है? क्योंकि जो जीन्स यहाँ पर एक्टिव है वो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये भी किस में आता है? जीन नियमन में आता है। ठीक, अब देखिए आगे, एक सजीव के अधिकतर जीन विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। देखिए जो जीन्स है, जीन्स वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक, जो जीन्स है वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक, कई तरह के जीन्स हैं, कई तरह की प्रोटीन्स बनती है। ठीक, अपने मान कर चलिए, मान लीजिए कि एक जीन है और वो क्या बना रहा है? एक प्रोटीन बना रहा है।
तो जब जीन प्रोटीन बनाए या पॉलीपेप्टाइड बनाए, कोई भी जीन है वो उसमें किसी पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की सूचना है या किसी प्रोटीन के निर्माण की सूचना है, ठीक, और वो बन भी रही है, तो इसे अपन कहते हैं जीन अभिव्यक्ति। क्या कहते हैं? जीन अभिव्यक्ति, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जीन है, जैसे इंसुलिन जीन है, ठीक, और ये क्या बना रहा है? इंसुलिन बना रहा है, ठीक। इंसुलिन जीन है और क्या बना रहा है? इंसुलिन बना रहा है। तो यानी यह जो जीन है ना, ये क्या हो रहा है? अभिव्यक्त हो रहा है। यह जीन अभिव्यक्त हो रहा है, तो ये हो गया जीन अभिव्यक्ति, ठीक। और जीन रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया, ठीक। डिटेल में अपने आगे देखेंगे जीन रेगुलेशन के बारे में थोड़ा और। तो आज के लिए इतना ही है, अभी बाकी करते हैं अपने कल।